स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री नई परख के मंच पर एक बार फिर। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर आम तौर पर बातचीत नहीं होती है। और वो चर्चा का विषय ये है कि आखिरकार हमारे समय के जो बड़े-बड़े राजनेता हैं, वो जनता से संपर्क करने की क्या-क्या युक्तियाँ अपनाते हैं, क्या तरीके अपनाते हैं? क्या हम उससे उनकी राजनीति के बारे में कुछ जान सकते हैं? मसलन एक ताज़ा उदाहरण हम लोगों के सामने है। बिहार में चुनाव चल रहा है और वहाँ बेगूसराय निर्वाचन क्षेत्र के भर्रा गाँव में कल राहुल गांधी अपनी एक सभा करने के लिए गए। उनके साथ उनके सहयोगी दल के नेता सैनी भी थे, मुकेश सैनी भी थे, कन्हैया कुमार भी थे, उन्हीं की पार्टी के नेता, युवा नेता। और जब वो मछुआरों के साथ में एक नाव में थे, नदी के बीच में और उनसे बातचीत कर रहे थे, अचानक वो नदी के अंदर कूद गए। और वो फिर मछुआरों के साथ में मछली पकड़ते हुए नज़र आए, नदी में तैरते हुए नज़र आए, उनके साथ बातचीत करते हुए नज़र आए, उनकी सिक्योरिटी भी नदी में कूद गई। तो क्या ये केवल महज़ राजनीतिक प्रचार पाने या एक फ़ोटो अपॉर्च्युनिटी है, जैसा कि हम दूसरे नेताओं के संदर्भ में देखते हैं? या इसके पीछे जनता से जुड़ने की कोई एक दिली महत्वाकांक्षा भी है, एक दिली इच्छा भी है, जनता से जुड़ा जाए? कम से कम राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में या मैं कहूँगा जब से उनकी वोटर अधिकार यात्रा निकली है तब वोटर अधिकार यात्रा नहीं उससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उससे पहले उन्होंने कई बार इस तरह की गतिविधियाँ की हैं और हम सब लोगों ने उन्हें थोड़ा-थोड़ा डिकोड करने की कोशिश भी की है। अब समय आ गया है कि हम देखें कि इस उभरते हुए नेता की राजनीति कौन-सी करवट ले रही है और वो किस तरीके से जनता से अपना संपर्क स्थापित कर रहे हैं? विनोद जी। देखिए अभय जी, एक पुरानी कहावत है हुँ, कि अगर आपको मुकाबला करना है किसी का तो उसकी लाइन छोटी करने के बजाय अपनी लाइन बड़ी कीजिए। और जो नेता अपनी लाइन बड़ी करता है उसको फिर सफलता मिलती है। हुँ, ये अनुभव तो हम लोग का यही बताता है। हुँ, अगर आप दूसरे की लाइन छोटी करने में जुट जाएंगे तो अपनी लाइन नहीं बढ़ा पाएंगे, उसकी लाइन छोटी होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। हुँ, तो बेहतर है कि अपनी लाइन बड़ी कीजिए और राहुल गांधी वही कर रहे हैं। और देखिए अभय जी, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि राहुल गांधी का जो ये तरीका है, आज हमको भले नया तरीका लग रहा हो हुँ, कि भाई जिस तरह से वो, और पहली बार नहीं है, मछुआरों के बीच में वो गए और हुँ, तालाब में कूद गए। लेकिन इसके पहले आप देखिए, वो जूता बनाने वाले रायबरेली में मोची थे, उनके पास चले गए, वहां जूता बनाने की कला सीखी। इसके पहले धान के खेत में रोपाई करने चले गए, मखाना किसानों के बीच में बिहार में ही उतर गए बिल्कुल पानी में उसमें। इसके अलावा वो कुलियों के बीच में, रेलवे की कुलियों के बीच में टैक्सी लेकर के उन्होंने पूरा उनका साझा किया। दुकान में जाकर के दिल्ली में बैठ करके उन्होंने पूरी दुकानदार कैसे अपना काम करते हैं, छोटे व्यापारी, उसको देखा। मोटर मैकेनिकों के साथ वो गए, ट्रक ड्राइवरों के साथ गए। तो ये मतलब एक नई शैली उन्होंने विकसित की है कि जनता के जो विभिन्न वर्ग हैं उनसे आप सीधे कैसे जुड़ें। उसका तरीका ये है, एक तरीका तो ये है आप किताबें पढ़ लें, आप एक्सपर्ट्स को बुला के बात कर लें, थोड़ा जान लें। वो तो सभी नेता करते हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद उस चीज को महसूस करके और उसको सीधे जानना चाहते हैं। और इसके दो मायने हैं। पहला मतलब तो ये है कि एक तो जिन चीजों का अनुभव या तजुर्बा उनको नहीं है, वो तजुर्बा होता है जब उन वर्गों के बीच उनका काम करने के दौरान उनके साथ वही काम करते हैं। अब किसी बढ़ई के साथ वो लकड़ी का काम करते हुए देखे गए। तो हर तरह का उन्होंने, जितने समाज में इस तरह से श्रमिक वर्ग हैं, श्रमजीवी वर्ग है, उनके बीच में हमने उनको इस तरह देखा है, धान के खेतों में रोपाई करते हुए। तो वो एक तो समझते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितनी तकलीफ है, इसका क्या आउटपुट है, क्या इनपुट है, सारी चीजें समझते हैं। और अपनी नीतियां इसी हिसाब से, अपना घोषणा पत्र, अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम उसी हिसाब से बनाते हैं। एक तो ये उनका निजी लाभ हो जाता है। दूसरा, एक संदेश जाता है समाज के उन सभी वर्गों में, संदेश जाता है कि एक नेता ऐसा है जो आपके साथ सीधे जुड़ना चाहता है, सीधे जुड़ रहा है और जो आपकी तकलीफों को साझा कर रहा है। ये शैली अभय जी गांधी जी की शैली है। ये गांधीवादी शैली है। हम इसको विपक्षी, इसको नाटक कहें, ड्रामा कहें, कुछ भी कहें, लेकिन गांधी जी ऐसा किया करते थे। आप देखिए, वो जेल में कैदियों के साथ वो पखाना साफ करते थे, हरिजन बस्तियों में जाकर के, दलित बस्तियों में जाकर के सफाई करते थे। वो इस तरह से रेलगाड़ी से उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की बैठ करके, और उन सबको तकलीफ, ये गांधी जी की शैली थी। और गांधी जी कामयाब भी हुए, उस दौर में कामयाब हुए जब न सोशल मीडिया था, न टेलीविजन था इतना, सिर्फ कुछ अखबार हुआ करते थे, और ज्यादातर अखबार जो थे वो सरकारी
तंत्र के हिसाब से खबरें छापते थे। लेकिन गांधी जी का वो संदेश पूरे देश में गया और गांधी जी की लोकप्रियता और समर्थन बढ़ा। राहुल गांधी ने शायद गांधी जी को पढ़ा है, जहां तक मेरी जानकारी है, और वो उसी शैली को अपना रहे हैं थोड़ा आधुनिक तरीके से। क्योंकि अब जमाना बदल गया है, सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, सूचना विस्फोट का जमाना है। तो ऐसे में राहुल गांधी उसको इस्तेमाल करते हुए वो जुड़ते हैं। अच्छा, आप इसको मान लीजिए नाटक लोग कर रहे हैं, जैसे भाजपा के लोगों का नाटक है। और भाई नाटक तब होता जब राहुल गांधी के लिए एक तालाब तैयार किया जाता, उसमें गंगा जी का या जो है फिल्टर पानी भरा जाता, और उसके बाद कुछ मछुआरे बुलाए जाते जिनकी बाकायदा पूरी सुरक्षा जांच होती, और वो पूरा जो है उसी वेशभूषा में वहां नाव लेके आते, फिर वो कूदते। तो मैं नाटक मानता। वो सहज रूप से गए, वहां रैली थी, पहले कोई कार्यक्रम भी नहीं था। मुकेश सहनी जी जो खुद को सन ऑफ बल्ला कहते हैं, वो उनको लेके गए, उनसे उन्होंने कहा होगा कि भाई मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। बातचीत शुरू की, नाव में बैठे और अचानक कूद गए। तो अब और वो तालाब भी देखा आपने, गांव का तालाब था, गाँव कीचड़ का भरा तालाब। हुआ, कोई बहुत साफ सुथरा तालाब नहीं था। आजकल वैसे ही प्रदूषण इतना है पानी में, तो वो तालाब भी प्रदूषण रहित होगा, मुझे नहीं लगता। वो राहुल गांधी को बल्कि अपनी सेहत की भी चिंता करनी चाहिए। लेकिन वो जिस तरह उस पर तैरे, उसमें उन्होंने डुबकी लगाई और लोगों से मिले और मछलियां पकड़ी, वो बहुत तरह से प्रभावित करने वाला। आप देखिए, लगभग सभी अखबारों में वो तस्वीर है, यूट्यूब पे है, और टीवी चैनलों ने भी चाहे अनचाहे तरीके से उसको कुछ ना कुछ दिखाया है, चाहे आलोचना के रूप में दिखाया हो। तो एक संदेश तो गया ना इसको लेकर के। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने इस बात को समझा कि भाई मछली पकड़ने वालों का रोजगार का तरीका क्या है, कैसे वो मछली पकड़ते हैं, कितनी तकलीफ है, कितनी मछलियां दिन में पकड़ते हैं, बातचीत भी की उन्होंने। तो मुझे लगता है आज के दौर में जब नेता, उन्होंने अपना जनसंपर्क बिल्कुल सोशल मीडिया पर छोड़ दिया है। अब नेता क्या करते हैं, जनता के बीच कहाँ जाते हैं? अब तो एक ट्वीट कर दिया, एक फेसबुक पे पोस्ट डाल दी, एक इंस्टाग्राम पर रील डाल दी, और ज्यादा हुआ तो बड़े बड़े मंचों से जाके जनता को संबोधित किया और चलते बने। अगर और भी थोड़ा हुआ तो उसी मंच में जो भीड़ लाई गई है, उसी में जाके हाथ वाथ मिला के आगे बढ़ गए। ये जो जीवंत संपर्क है, मुझे बेहतर ये हो कि देश के दूसरे ने भी इसका अनुकरण करें, तो कम से कम उनको तकलीफें पता लगेंगी, और तब शायद सरकार में आने पर वो उनका निराकरण बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और आपकी बात से मुझे 2 बातें याद आ रही हैं। एक तो थोड़ा-सा इतिहास याद आ रहा है। आपने गांधी जी जी। का ज़िक्र किया, वो बिल्कुल उचित है। आपको याद होगा कि एक बार अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद के कुंभ में, प्रयाग के कुंभ में स्नान करने पर कुछ पाबंदी सी लगा दी थी। जी। महामना मदन मोहन मालवीय उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू उस वक़्त युवा नेता थे, तो वहाँ पे गए और उन्होंने देखा कि किस तरह महामना संघर्ष कर रहे हैं। तो वो उनका समर्थन करने के लिए अपनी जीप के बोनेट पे चढ़े और वहीं से उन्होंने छलांग लगाई सीधे। अच्छा। जी। अ, सीधे उन्होंने नदी में छलांग लगाई और कहा नाउ इट्स ओपन। जी। हाँ, और वो उसके बाद में फिर उनके साथ-साथ में हज़ारों लोग नदी में कूद गए और वो अंग्रेज़ों की जो पाबंदी थी वो धरी की धरी रह गई। तो उस राहुल गांधी जिस तरीके से नाव से कूदे, हालाँकि सीन तो वो नहीं था, बिल्कुल दूसरा संदर्भ था, लेकिन उसको देखते जब मैंने उसका वीडियो देखा तो मेरे दिमाग में वही इतिहास का एक दृश्य आया। मैंने सोचा इसका ज़िक्र करना यहाँ ज़रूरी है। दूसरी बात जो नहीं और नहीं। आपने कही, जी। वो ये है कि नेताओं को हम 2 श्रेणियों में बाँट कर देख सकते हैं। एक वो नेता हैं जो अपनी दूरियों के ज़रिए जनता से संपर्क करते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी। वो हमेशा बहुत दूर रहते हैं। जो कुछ भी होता है उनका आयोजित प्रायोजित होता है, पहले से तयशुदा होता है, ऐसे कोई फ़िल्मी सेट लगा हो, उस तरीके से होता है। और वो जितनी दूरी सुरक्षा के कारण भी उसके अंदर है, मैं उसको केवल 100% खारिज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर एक तरह का फ़ोटो अपॉर्च्युनिटी का जितना दो इस्तेमाल किया जा सके वो आग्रह भी है, वो इच्छा भी है। और दूसरे वो नेता हैं जो जनता से अपनी नज़दीकियों के चलते नेतागिरी अपनी करना चाहते हैं। और भी कई नेता हैं, मैंने उन नेताओं में खतरा होता है, कोई उन पे स्याही फेंक दे, कोई उनको जी। चाँटा मार दे, कोई उनके ऊपर धूल फेंक दे, कोई उनके मुँह पर कालिक फेंक दे, इस प्रकार के बहुत सारे खतरे होते हैं। जो दूसरे कई नेताओं में नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ये खतरे उठाए हैं जनता उठाए। के बीच में जाने पर। तो राहुल गांधी भी इस खतरे का सामना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मैं बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक खास तरह का पैटर्न है, जनता से संपर्क में जाने का एक खास तरह का पैटर्न है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी की इन प्रवृत्तियों की आलोचना भी बंद कर दी है। शुरू-शुरू में उन्होंने ज़्यादा कहा था कि ये नाटक है, ये नाटक है। अब उन्होंने देखा नाटक नहीं है भैया, ये तो रोज़ कर रहा है ये आदमी। जी। ये आदमी हर हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में 1-2 बार इस तरीके से काम करता है और कई कई समाज के विभिन्न तबकों से जुड़ता है।
इसके ज़रिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पैटर्न है, ये राहुल गांधी को एक खास तरह की बढ़त देता है? या सिर्फ़ ये उनको जैसे आपने बताया कि एक तरह से संदेश की बात तो आपने कही, लेकिन क्या वास्तव में जनता के बीच में उनकी जो लोकप्रियता है, इसका सर्वे के अंदर ग्राफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है? मतलब उसका यथार्थ क्या है? एक तो सर्वे का यथार्थ होता है। हम जानते हैं कि सर्वे का यथार्थ कैसे रचा जाता है, किस तरह गढ़ा जाता है। लेकिन ये भी तो एक तरीका है। बताइए आप इसके बारे नहीं, नहीं, बिल्कुल आप देखिए, मुझे लगता है इस तरह के प्रयासों का, मैं इसको प्रतीकात्मक नहीं मानता। में? हुँ, ये प्रयास है लोगों से जुड़ने का और तक असर होता है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से अगर इसकी शुरुआत माने, तो भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को बदलने का बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद उन्होंने मणिपुर से महाराष्ट्र तक, मुंबई तक एक यात्रा और की थी, जो हाइब्रिड यात्रा थी, जो पैदल चले और सवारियों से भी चले। इन दो हुँ, यात्राओं राहुल गांधी की छवि को बहुत बदला। जो उनकी एक छवि बना दी गई थी, खास करके पप्पू वाली छवि जो है, या रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन की, अभी भी तमाम सारे भाजपा समर्थक लोग या राहुल गांधी विरोधी इस बात को कहते हैं कि अरे, अभी भी कई बार वो इस बात की कोशिश करते हैं कि वो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा तो उनको यही जवाब होता है कि जो आदमी 6,000 किलोमीटर यात्रा कर ले, भारत की 4,000 किलोमीटर पैदल चल ले, उसको आप रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन अगर कहेंगे, तो फिर मैं इसके बाद कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि फिर तो मैं तरस ही खा सकता हूं ऐसी आलोचनाओं पर। अ, तो मुझे लगता है कि उस भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी ने अपने आप को इवॉल्व किया। आप उनका एक बयान याद करिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने लगातार दिया था। उन्होंने कहा था वो राहुल गांधी बहुत पीछे छूट गया है जिसको आप जानते थे, ये नया राहुल गांधी है, आप याद कीजिए। बल्कि उन्होंने तो याद रखा था वो राहुल गांधी जो गया, मतलब खत्म हो गया, हुँ। वो राहुल गांधी अब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा ये था कि भारत मैंने जोड़ो उसको यात्रा मार दिया है। उन्होंने कहा मैंने उस राहुल गांधी को मार दिया है, ये भी कहा था मार उन्होंने। दिया है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था मैंने उस राहुल गांधी को मार दिया है। मार दिया। है ना? तो और ये नया राहुल गांधी, तो निश्चित रूप से उसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपने आप इवॉल्व किया। और इस तरह की यात्राओं में नेता लोग इवॉल्व करते ही हैं। जैसे गांधी जी ने अपनी रेल यात्रा में इवॉल्व किया था अपने आप को, तो उस तरह से उन्होंने, और उसके बाद उनको लगा कि जनता से जुड़ने, सीधे जुड़ना ही एक बेहतर तरीका है। क्योंकि उनका जो मुकाबला है वो ऐसे दल से है, ऐसे नेताओं से है जिनके पास यंत्र तंत्र मंत्र सब कुछ है। ऐसे में आपके पास, अगर आप उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। एक राहुल गांधी के बेहद करीबी व्यक्ति ने मुझसे एक बार कहा, हम भी जैसे अक्सर लोग कहते थे भाई, राहुल गांधी मोदी जी की तरह भाषण क्यों नहीं देते, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल की तरह जो है मोदी जी का मुकाबला क्यों नहीं करते, अक्सर लोग कहा करते थे। अब वो जिस तरह की बात करते हैं, तो ऐसे उनके कोर सर्किल में कुछ लोगों ने उदाहरण दिया कि भाई देखिए, मोदी जी ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, आपको ऐसे करना चाहिए। और ये उन्होंने मालूम क्या, उन्होंने कहा कि डोंट कंपेयर एनीवन। उन्होंने कहा कि मोदी जी मोदी है, नरेंद्र मोदी इज नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी इज राहुल गांधी। डू यू वांट टू सी ए नरेंद्र मोदी विद इन मी? आई एम नॉट नरेंद्र मोदी, आई एम नॉट केजरीवाल। तो उन्होंने कहा मेरी अपनी शैली है, मेरा अपना तरीका है, उनका अपना तरीका है। अब जनता जिस तरीके को पसंद करेगी उस तरीके उसके साथ जाएगी। मैं वो नहीं बन सकता जो वो है। तो मुझे लगता है ये बात मुझे बताई किसी ने, और ये बल्कि आपको बताऊं, भारत जोड़ो यात्रा से पहले की बात है। हुँ, तो मुझे उस वक्त ये बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम एक नेता के अंदर ये स्पष्टता है कि वो किसी भी प्रतिद्वंदी नेता की नकल नहीं करेगा। वो अपने व्यक्तित्व को अपने तरीके से जनता के सामने पेश करेगा। और ये बात जो है, बहुत किसी भी नेता के लिए बहुत उसके अंदर उसको प्रदान करती है, और उसके अंदर एक शक्ति देती है कि काम करेगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने ये जो शैली अपनाई है लोगों से सीधे जुड़ने की, मौजूदा पिछले 25, 30, 40 सालों में किसी नेता ने इस तरह की शैली नहीं अपनाई। वो इंदिरा गांधी चली जाती थी उतर करके, हम लोग याद है, वो जाके झोपड़ी में जाके पूछने लगती थी, वो शैली है। नेहरू जी का आपने उदाहरण दिया, गांधी जी की बात कर रहे हैं। इवन चौधरी देवीलाल जैसे नेता भी कई बार कार से उतर के खेतों में चले जाते थे, पूछने लगते थे भाई तुम किस गांव के रहने वाले हो, कहाँ के हो, क्या उगा रहे हो। इस तरह की शैली चौधरी चरण सिंह की भी थी। जो नेता जनता से सीधे जुड़ने का उपक्रम करता है उसको ये शैली अपनानी ही पड़ती है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जनता से सीधे जुड़ने का तरीका ही सोशल मीडिया के उभार ने, और ये इसने नेताओं को जनता से दूर किया, उनके रिश्ते कृत्रिम रिश्ते बना दिए, बड़े आर्टिफिशियल किस्म के रिश्ते। और जो संवाद होता था उसको एक एकल संवाद में बदल दिया। नेता आए, भाषण दिया, आगे बढ़ गए, थोड़ा बहुत उन्होंने भाषण में
इंटरेक्शन की कोशिश की, सवाल पूछा कि भाई ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लोगों का नहीं होना चाहिए, उसके बाद अब क्यों नहीं होना चाहिए, क्या नहीं, वो ये जो संवाद है ये सीधा संवाद है। आपने अगर फॉलो अप देखा होगा, कल मैं यूट्यूब पे देख रहा था, एक दो चैनलों ने फॉलो अप किया है कि वहां के लोगों को क्या प्रतिक्रिया थी। हुँ। वहां के जो लोग थे जिनके साथ राहुल गांधी ने संवाद किया, जिनके साथ वो तालाब में कूदे, जिनके साथ मछली पकड़ी, उन लोगों से जो बात की संवाददाता ने, तो वो लोग इतने मतलब एक तो अभिभूत थे, उनके लिए अपने आप में ये कल्पना से परे की बात थी कि अचानक राहुल गांधी जैसा नेता, जिसको वो टेलीविजन में देखते थे, सोशल मीडिया में देखते थे, वो एकदम से आके उनके बीच में इस तरह से तालाब में कूदेगा करेगा। तो एक तो वो अभिभूत थे, वो कहते हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि राहुल गांधी आए और ऐसा करके गए। हम तो उनसे मिलने कई बार सोचते थे, जब वो बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, तो हम उनसे मिलने सोचते थे, सड़क पर जाकर खड़े हो जाएंगे, हाथ हिला लेंगे, शायद हमारी तरफ देख ले, लेकिन वो तो आके हमारे गले में उन्होंने हाथ डाल दिया, फोटो खिंचाई। तो एक तो वो अभिभूत थे। दूसरा जो उन लोगों की प्रतिक्रिया थी कि उनके गांव में, उनका कहना था उस वर्रा गांव में कि आज तक कोई विधायक भी नहीं आया। आप हुँ, हुँ। सोचिए, विधायक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए, बोले कोई विधायक भी आज तक हमारे गांव में नहीं आया। हम लोग जो है खाली वोट डालते हैं, और विधायक अगर आए भी तो यात्रा निकलते हुए चले गए। तो राष्ट्रीय स्तर का नेता, जो लोकसभा में नेता विपक्ष है, जो राहुल गांधी है, वो आकर के उन्होंने जिस तरह से किया, तो उन लोगों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और ये बात भर्रा गांव तक सीमित नहीं है, आज सोशल मीडिया के जमाने में ये बात गांव गांव पहुंच गई। और खासकर उस समुदाय के लोग जिनके बीच राहुल गांधी गए थे, वो बिहार के ही नहीं, आसपास के जहां जहां ये वीडियो और ये सब जाएगा, उत्तर उनके प्रदेश में बीच भी में बहुत राहुल बड़ी गांधी के आबादी है। प्रति एक उत्तर प्रदेश में भी सकारात्मकता बहुत बड़ी आएगी। हाँ, उत्तर प्रदेश बहुत है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जहां जहां नदियां तालाब ज्यादा है, वहां इस तरह की संख्या है इनकी, तो उनके बीच में सकारात्मक संदेश निश्चित रूप से जाएगा। और जो आपने कहा कि क्या राहुल गांधी का ग्राफ लोकप्रियता के इससे बढ़ेगा, निश्चित रूप से ऐसे प्रयासों से किसी भी नेता का, सिर्फ राहुल गांधी का ही नहीं, चंद्रशेखर जी का ग्राफ भी यात्रा के बाद ही बढ़ा था। जी, जी। किसी भी नेता, अडवाणी जी का ग्राफ जो है वो राम मंदिर यात्रा के बाद बढ़ा था। किसी भी नेता का इस तरह के जनता से सीधे जुड़ने के प्रयासों का से ग्राफ बढ़ेगा, और बढ़ता है। और जो सर्वेक्षण बताते हैं, वो चाहते न चाहते हुए भी राहुल गांधी का जो बता रहे जो फासला है, वो जिससे कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं उनके ये प्रयास रंग देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, जो चलता है वो आगे बढ़ता है, जो मझधार में कूदता है, वो तैर कर निकलता है। जिस वक़्त वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, तब ये ब सवाल बार-बार उठाया जाता था कि भई तेजस्वी यादव का कांग्रेस नाम घोषित क्यों नहीं करती? जब तेजस्वी यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगला पीएम हम राहुल गांधी को बनाएँगे। तो तेजस्वी यादव के सामने ही सारी चर्चा होती थी और राहुल गांधी कहते थे कि हम लोगों में बहुत अच्छा तालमेल है। और वो लोग इस अवसर की तलाश कर रहे थे क्योंकि वो जानते जाते वो उनकी पूरी कोशिश ये थी कि किस तरीके से जो मुस्लिम यादव गठजोड़ है, उसके साथ में अति पिछड़ों के वोटों के जुड़ने की एक संभावना पैदा हो और वो एक पूरी प्रक्रिया चले। जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान में वो प्रक्रिया चली और उस प्रक्रिया का समाहार उस वक़्त हुआ जबकि तेजस्वी प्रण नाम का घोषणा पत्र, महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र लोगों के सामने उसका विमोचन किया गया और उसमें खुद जो मुख्यमंत्री पद के चेहरे थे, घोषित चेहरे थे, उन्होंने उसको पूरा पढ़ा और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। तो ये तो नरेंद्र मोदी के कहने का तरीका है और आप ज़रा इस बात के ऊपर भी थोड़ा-सा विचार कीजिए कि इस वक़्त मुझे लगता है कि महागठबंधन के अंदर तो ये बात सही है कि 10-12 सीटों के ऊपर वो टिकटों के बँटवारे में उन्होंने थोड़ा गूफ अप किया है, थोड़ी गड़बड़ी की है, जिसकी वजह से आपसी टकराव चल रहा है, जिसको हम लोग राजनीति की भाषा में फ्रेंडली फाइट कहते हैं। लेकिन ये भी जी। एक हकीकत है कि इस वक़्त एनडीए के अंदर ज़्यादा अच्छी एकता नहीं दिखाई पड़ रही है, उसमें काफ़ी काट-फाँस है। एक तरह से जो दुलारचंद यादव की हत्या हुई है वहाँ पर मोकामा में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे जाति युद्ध शुरू अ, होने का अंदेशा है और अगर ऐसा होता है, तो जातिगत ध्रुवीकरण अगर होता है, तो फिर उस ध्रुवीकरण में कौन किधर जाएगा, कैसे क्या होगा, इसको भी देखना होगा और क्या वास्तव में जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जो जितन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, क्या उनके वोट उसी तत्परता के साथ में भाजपा के उम्मीदवारों को प्राप्त होंगे, जिस तत्परता के साथ पिछले चुनाव में मिले थे? देखिए अभय जी, अ, आप तो स्वयं समाजशास्त्री हैं, और आपने तो काफी काम भी किया है
जातियों का सामाजिक गठजोड़ और इस तरह बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह जो कथित एमवाई गठबंधन की बात की जाती है, मुस्लिम यादव की बात की जाती है, उसमें जहां आरजेडी और समाजवादी पार्टी को एक मजबूत जनाधार प्रदान किया है, लेकिन वही उनका नुकसान भी किया उस एमवाई गठबंधन ने। नुकसान ये किया कि उस एमवाई की वजह से जो दूसरी अन्य जातियां हैं पिछड़े समाज की, वो नहीं जुड़ पाती, और इसका नुकसान 2022 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा, 2020 में तेजस्वी यादव को आरजेडी को उठाना पड़ा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जातियां जुड़ी राहुल गांधी के प्रयासों से, जो उनके संविधान बचाओ सम्मेलन हुए और जिसमें दलित जातियां जुड़ी, तो नतीजा सामने है। देखिए देश में पार्टी, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी और कांग्रेस में लगभग वही प्रयोग बिहार में दोहराया जा रहा है। ये बात तेजस्वी याद है कि लालू जी के जमाने का जो जनाधार, लालू जी जब 1990 में मुख्यमंत्री बने थे बिहार के और जी, 1995 में चुनाव लड़ रहे थे, जो चुनौतीपूर्ण चुनाव था, तब वो पिछड़ों के नेता थे, पूरे बिहार के पिछड़ों के नेता थे। अब याद कीजिए दौर जो वो चरवाहा विद्यालय और बच्चों के बीच, वो पिछड़ों के नेता थे, पिछड़ा जो उभार था मंडल के बाद उसके नेता थे, वही मुलायम सिंह जी थे उत्तर प्रदेश में। लेकिन धीरे धीरे यादवों और मुसलमानों बन गए, मुलायम सिंह जी के साथ भी यही हुआ। वो जब तक उसमें नहीं जुड़ते हैं, जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक जो उनका सोशल इंजीनियरिंग थी, जो गोविंदाचार्य जी प्रतिपादित की थी, उसके तहत कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो ऐसे नेताओं को जोड़ के जो गैर यादव पिछड़ी जातियां थी, उनका एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन अपने पक्ष में तैयार किया। उसमें हिंदुत्व का तड़का भी था और जातीय अस्मिता भी। बड़े संघ बनाया वो सारा बात को करने के लिए इस बार बहुत है, राहुल गांधी की टीम ने अति कार्ड करके संविधान सम्मेलन की जो अगली कड़ी थी, जाति जनगणना का मामला निपट सरकार मान चुकी है, उसके बार बार उसको कहने को जरूरत नहीं है। उस पिछड़ों की से बिहार, और आपको मैं बताऊं कि जो पिछड़ों और का अधिकार पत्र जो सदाकत आश्रम में घोषित किया महागठबंधन में कांग्रेस की पहल पर, उसके जो 10 बिंदु हैं, वो पूरी तरह से अब पिछड़ों की राजनीति को एक नया आयाम दे रहे हैं बिहार में। नीतीश कुमार के पीछे पिछड़ों का एक जनाधार है, ये जानते हुए उस जनाधार में सेंधमारी करने के लिए ही और उसी रणनीति के तहत मुकेश सहनी को आगे किया गया। वोट के मंच गाड़ी पर जो उनका रथ था, उसमें राहुल गांधी बराबर तीनों चेहरे दिखाई पड़ते थे, दीपांकर भट्टाचार्य भी थे और लोग भी थे, लेकिन 3 चेहरे जो बिल्कुल उसमें स्पष्ट रूप से सब जगह दिखते थे, वो राहुल गांधी के एक तरफ तेजस्वी, मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी को इसीलिए आगे किया गया, पिछड़ा एक नेताओं का चेहरा बन गए वो नीतीश कुमार की जो काट के लिए मुकेश सहनी आगे किया गया। इसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री, अब मैं कहता हूं इसी तरह दलितों को जो है हरेश राम को बना करके विधायक कांग्रेस पार्टी ने, रविदासी समाज जो एक बड़ा समाज है वहां पासवानों के बाद वहां बिहार में, उसके पासवान तो ज्यादातर गोल बंदे चिराग पासवान के साथ, दलित जो है वो रविदासी समाज जो है, जिसको उत्तर प्रदेश में लोग जाटो समाज बोलते हैं, वो जगजीवन राम जी के जमाने से कांग्रेस जो, उसके बाद वो बीएसपी के साथ चला गया क्षेत्र में, जहां जहां उसका प्रभाव था बीएसपी का एक जनाधार बना। इस जब चूंकि 2019 के बाद से लगातार बीएसपी का ग्राफ नीचे गया और वो एक तरह से कमजोर हो गई, तो कांग्रेस ने फिर से अपना काम, और उसका भी वो भी एक है, और उसके बड़ा बढ़ाने के लिए और जी, वोट है हुँ, सेकुलर, जो बीजेपी की राजनीति है उससे अपने को उसमें असहज रहते हैं, उनको जोड़ने के लिए भी काफी प्रयास किया और बड़ी संख्या में जो सीटें उसको मिली है, आप देखिए सवर्ण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो कुल मिला के जी, इस बार 2020 की तुलना में इस बार ज्यादा
व्यापक जनाधार बनाने की कोशिश महागठबंधन कर रहा है, इंडिया का दल कर रहा है। इंडिया की तरफ एक वो अंतर है। एनडीए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों बराबर बराबर सीटें लड़ रहे हैं, 101 101। दोनों में ये एक होड़ है कि ज्यादा सीटें किसके आए। बीजेपी चाहती है कि हमारी सीटें ज्यादा आए, जनता दल यूनाइटेड चाहता है हमारी सीटें ज्यादा आए। और ऐसे में एक दूसरे की जो ये गलाकाट प्रतियोगिता होती है जो राजनीति में, जो होड़ है आगे आने की, उसका नुकसान फायदा एनडीए को होगा कि नहीं होगा, जिसका आकलन भी हम लोगों को करना चाहिए। रिश्ते इधर खट्टे मीठे रिश्ते जेडीयू और बीजेपी के सामने आ रहे हैं। आपने जिक्र किया चुनाव घोषणा पत्र जारी होने के समय का, कल का जिक्र भी करिए। जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी वहां रोड शो कर रहे थे तो नीतीश जी मधेपुरा में थे, वहां नहीं थे। लोकसभा चुनाव में आप देखिए दोनों का एक साथ था, एक गाड़ी में बैठे हुए थे, नीतीश जी वहां नहीं। प्रधानमंत्री जी का पहला रोड शो था ये। इससे अगर बहुत अच्छे रिश्ते थे तो होना चाहिए था, लेकिन नहीं थे। ललन सिंह को भेजा गया। तो कहीं ना कहीं ये एक दोनों दलों के बीच में जो क्या कहते हैं अंतर्निहित प्रतिद्वंदिता है, बड़ा बनने की, बड़ा भाई बनने की, उस वो है लक्षण है। तो एक और रिश्ता है चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में। 2020 में जो 43 सीट पर जनता दल यूनाइटेड सिमट गया था, उसमें चिराग पासवान बहुत बड़े उनकी भूमिका थी। जो ऑपरेशन चिराग पासवान जिसको हनुमान बन के उतरे थे वो, और उन्होंने वही वही अपने कैंडिडेट खड़े किए थे जहां दल यूनाइटेड लड़ रहा था। बीजेपी ने जहां लड़ाई थी वहां नहीं खड़े किए, और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या ये बात नीतीश कुमार भूल गए हैं? क्या जनता दल यूनाइटेड का वोटर जो है ये भूल गया है? तो इसको लेकर चिराग पासवान के कहने में भी चिंता है। इसीलिए बार बार एनडीए एनडीए की बात की जा रही है। अमित शाह जी अपने भाषण में कहते हैं कि एनडीए को जिताना है। अमर नड्डा जी यही कहते हैं। बीजेपी का हर नेता एनडीए की बात कर रहा है कि भाई एनडीए बन के लड़ो, बीजेपी बन के मत लड़ो, जेडीयू बन के मत लड़ो, एलजेपीआर बन के मत लड़ो, एनडीए बन के लड़ो। तो इसलिए जो है ये महागठबंधन में ये समस्या इसलिए नहीं है कि तेजस्वी की पार्टी लड़ रही है करीब 150 सीटें, आरजेडी मतलब 145 सीटें, कांग्रेस लड़ रही है 60-65 सीटें, बाकी लेफ्ट और ये सब भी कम। तो वहां तो स्वाभाविक रूप से नंबर एक आरजेडी को ही होना है महागठबंधन। कांग्रेस अगर सारी की सारी सीटें भी जीत जाए अभय जी, और आरजेडी अपनी आधी सीटें जीते तो भी नंबर एक आरजेडी रहेगी। ठीक बात। मतलब जो कि असंभव है कभी सारी सीटें कांग्रेस का जीत पाएगी कोई भी। मतलब तो वहां तो ये ही नहीं नंबर एक होने का, वहां तो घोषित आरजेडी ही है। लेकिन ठीक। महागठबंधन तुलना में एनडीए में ये झगड़ा है। तो मुझे लगता है इन सब फैक्टर्स को भी देखना चाहिए। एक बात मैं और कहूंगा अभय जी, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया वो है प्रशांत किशोर की उपस्थिति। प्रशांत किशोर के बारे में हम लोग बाकी चीजें तो कह रहे हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है साहब, एक बड़ा नैरेटिव है कि वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो एंटी लालू वोट भी डिवाइड कर सकते हैं। जो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वोट है बिहार में, जो बड़ा सीमेंटेड वोट है, जो बीजेपी को थोक के भाव मिलता रहा या एनडीए को थोक के भाव मिलता रहा, उसमें भी तो डिवीजन प्रशांत किशोर डाल सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल। इसका भी हमको इस तथ्य का भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए आप करते समय। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने बहुत उम्दा विश्लेषण किया। और हम लोग राहुल गांधी की जनसंपर्क रणनीतियां या राहुल गांधी का जो एक स्वभाव है जनता के साथ जुड़ने का, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। दूसरे एनडीए में जिस तरीके से एक अंदरूनी प्रतियोगिता चल रही है, अब ये अंदरूनी प्रतियोगिता फूट की शक्ल में भी सामने आ सकती है। चुनाव नतीजे बताएंगे क्या ये फूट थी या ये एक ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की एक स्वस्थ प्रतियोगिता थी। ये सब चीजें धीरे धीरे हम लोगों के सामने और आएंगी। हम लोग बीच बीच में और जुड़ते रहेंगे, और बिहार का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका जो घटनाक्रम सामने आएगा हम लोग उसके ऊपर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। जी नमस्कार। नमस्कार।